The Hindu editorial, 7th of August 2021. Rewind to fast forward. रिवाइंड से फास्ट फॉरवर्ड की ओर। रिवाइंड होता है जब हम पीछे जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ तेज जाते हैं। खासतौर पर ये म्यूजिक जब सुनते हैं उसके लिए होते हैं ये शब्द, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे संदर्भ में है। Delayed reset on retrospective tax is only the first step to regaining investor confidence. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो होता है जब किसी पुरानी चीज पे टैक्स लगा दिया जाए, कि जब जिस वक्त के लिए वो टैक्स लगाया जा रहा है उस वक्त लॉ कुछ और थी टैक्स की, लेकिन आज हम ये कह देते हैं कि पिछले सालों पर हम एक दूसरे ढंग से टैक्स लगा देंगे। तो साधारण बात यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती है कि जिस वक्त आदमी कमा रहा है इनकम को, उस वक्त जो टैक्स आप कह रहे हो आप लोगे, वो वाला टैक्स ना लेके आप बाद में ये डिक्लेयर कर देते हो हम पिछले सालों में ही इस तरह से टैक्स लेंगे। तो डिलेड रीसेट, अब इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। तो भले ही ये डिलेड है, लेकिन इसको रीसेट करने की ज़रूरत है, और ये पहला ऐसा स्टेप होगा जिससे कि हम जो निवेशक हैं उनका आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। A tortuous taxation tale that began with the global telecom major Vodafone's $11 billion entry into India is nearing its climax 14 years on, with the company having frozen fresh investments for a few years and its Indian operations now on the brink of collapse. एक ऐसे टैक्सेशन की कहानी जो कि बड़ी टॉर्चुअस थी, बड़ी कठिनाइयों से भरी हुई थी और बड़ी परेशानियों से भरी हुई थी, वो तब शुरू हुई थी जब जो विश्व के जो टेलीकॉम मेजर हैं वोडाफोन, उन्होंने $11 बिलियन निवेश करके भारत में एंट्री ली थी। और वो जो कठिन कहानी है वो अपने क्लाइमैक्स पे अब 14 साल बाद पहुंच रही है। क्लाइमैक्स यानी उसका जो अत्यंत उत्कर्ष है, उस पर पहुंच रही 14 ईयर्स के बाद। इसमें कंपनी जो है उसने इस कंपनी ने अपने सारे फ्रेश निवेश को फ्रीज करके रखा था कुछ सालों के लिए, जो भारत में होने वाले थे, और उसके जो इंडियन ऑपरेशंस हैं अब वो कोलैप्स होने के कगार पे हैं, और कंपनी ने अपने सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर रखा है कुछ सालों से इंडिया में। थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंट्रोड्यूस टैक्स लॉ changes to scrap the retrospective provisions brought in by the late Pranab Mukherjee in the Union Budget 1213। बृहस्पतिवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऐसे टैक्स के लॉ में बदलाव इंट्रोड्यूस किए जिसके द्वारा जो रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान थे, जो कि लेट प्रणब मुखर्जी द्वारा लाए गए थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन बजट में 12-13 के, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जो रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान थे, रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान यानी जो टैक्स पिछले सालों पे टैक्स की व्यवस्था को बदल रहे थे। IT demands have been made in 17 cases, including from Vodafone and Kane, using those retroactive clauses in the IT law। उन प्रावधानों को यूज करके, जो रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान थे, उनको क्लॉजेज को यूज करके IT लॉ के इनकम टैक्स की डिमांड की गई है 17 केसों में, जिसमें कि वोडाफोन और कैन भी शामिल है। That this government took so long to undo Mr. Mukherjee's gambit after losing a tax pursuit against Vodafone is disappointing। कि इस गवर्नमेंट को इतना समय लग गया, इतना समय उन्होंने लगा दिया मिस्टर मुखर्जी का जो दाव खेला गया था उसको अंडू करने के लिए, जब वो अपना टैक्स का जो अनुसरण है, जो टैक्स का पीछा कर रही थी सरकार,
वोडाफोन के खिलाफ वो हार गई, तब जाके इन्होंने ये इतना समय लग गया करने में। ये बात बड़ी निराशाजनक है। Even before 2014, the BJP had called the retrospective provisions tax terrorism. 2014 से पहले भी बीजेपी ने इन रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधानों को टैक्स आतंकवाद कहा था। Yet it did not walk the talk, despite a resounding parliamentary majority, while promising global investors that it does not approve of such measures. उसके बावजूद उन्होंने जो कहा वो करके नहीं दिखाया। उनके कथनी पे करनी नहीं हुई। इसके बावजूद कि जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी थी उनके पास काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिसकी रिसाउंडिंग मेजॉरिटी का मतलब है जो जिसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी थी। वाइल प्रॉमिसिंग, जब वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस कर रहे थे कि वो ऐसे मेजर्स को का अनुमोदन नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो इलेक्ट होने जा रहे थे तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया इलेक्शन से पहले कि भाई ये टैक्स टेररिज्म है, हम इसको हटा देंगे, और ये प्रॉमिस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ थी। तो लेकिन उन्होंने इसको प्रॉमिस तो किया, लेकिन दे डिड नॉट वॉक द टॉक, उन्होंने उसको कार्यान्वित नहीं किया। Whether this was a result of political dithering, bureaucratic bungling, or ill-informed legal advice, the sore point for potential investors remained on the statute. चाहे ये इस बात का परिणाम था कि राजनीतिक रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, डिजरिंग हो रही थी, यानी कि निर्णय नहीं ले पा रहे थे और इधर उधर कर रहे थे। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या तो ये बंगलिंग थी, उन्होंने गड़बड़ कर दिया ब्यूरोक्रेट्स ने, या ऐसा लीगल एडवाइस मिला जो कि इल इन्फॉर्म था, यानी कि वो लीगल एडवाइस गलत था। जो भी लीगल एडवाइस दे रहा था वो उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। द सोर पॉइंट, जो जो परेशान करने वाला पॉइंट है, या जो दर्द करने वाला जो पॉइंट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, वो स्टैट्यूट पे बना रहा, यानी लॉ की किताब में वो बना रहा। दिस शुड नॉट दिस शुड नाउ लीड टू अ फॉर्मल बरियल ऑफ अ मैटर दैट हैज कॉस्ट इंडिया डियर। अब इसको जो है औपचारिक रूप से इस मैटर को बरी कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए, और जिसका भारत को बहुत ही महंगा पड़ा है, महंगी कॉस्ट पड़ी। In Kane's case, the tax department began action in January 2014, but the assessment orders were passed and shares sold off to recover retrospective tax dues under this regime's watch, pending international arbitration. केन कंपनी के केस में टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन जनवरी 2014 में शुरू किया, लेकिन जो असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए गए लेकिन असेसमेंट ऑर्डर्स पास कर दिए गए और उसके जो शेयर्स थे, कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है 2014 में ही। हालांकि ये टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन 2014 में जनवरी में शुरू किया था, जब इस गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ था। फिर भी इस गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद ये असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिए गए, जिसमें कि डिमांड रेज की गई होगी कैन के खिलाफ। और जब नई सरकार जो कि कह रही थी कि हम इसको टैक्स टेररिज्म मानते हैं, उन्हीं के टाइम में कैन कंपनी के शेयर भी बेच दिए गए, जिससे ये रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स के ड्यूज हैं ये इकट्ठे रिकवर किए जा सकें। और ये सारा इस रिजीम के वॉच में हुआ, जो रिजीम इस पार्टी सरकार की थी, जो कह रही थी कि टैक्स टेररिज्म है। और जब ये रिकवर कर लिए गए ड्यूज शेयर्स को बेच के, उसके बाद आर्बिट्रेशन जब तक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जब वो चल भी रहा था आर्बिट्रेशन, तो भी ये शेयर्स बेच दिए गए। जब आर्बिट्रेशन चल रहा है तो आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ जाने दीजिए। पेंडिंग आर्बिट्रेशन ही उन्होंने जो है ये शेयर्स बेच डाले रिकवरी के लिए। बाय दिसंबर 2020, द वोडाफोन एंड केन आर्बिट्रेशन केसेस हैव बीन लॉस्ट, and investors hoped the government would abide by the legal process and close this sordid chapter. दिसंबर 2020 तक वोडाफोन और केन के जो आर्बिट्रेशन केस थे वो हार दिए गए थे, गवर्नमेंट हार गई थी 2020 दिसंबर तक। और निवेशक ये आशा कर रहे थे कि सरकार जो है लीगल प्रक्रिया से के साथ जुड़ेगी
उसके उसके अनुसरण में चलेगी और इस मतलबी चैप्टर को बंद करेगी। इंस्टेड अपील्स वर फाइल्ड, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन में जो हार हुई उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी गई, विद द गवर्नमेंट असर्टिंग एज रिसेंटली एज मे। और सरकार अभी हाल में मई तक असर्ट कर रही थी, जोर देके कह रही थी दैट इट विल विगोरसली डिफेंड इट्स सॉवरेन राइट टू टैक्स, कि गवर्नमेंट जो है पूरे जोश के साथ उसका जो प्रभुत्व वाला राइट है टैक्स करने का किसी को भी, उसको डिफेंड करेगी। एंड हैड नेवर एग्रीड टू आर्बिट्रेट अ नेशनल टैक्स डिस्प्यूट। और गवर्नमेंट ये कह रही थी उसने एक राष्ट्रीय जो टैक्स का विवाद है उसको आर्बिट्रेशन में ले आने के लिए कभी एग्री नहीं किया था, जबकि ये ऑर्डर पास किए गए इस सरकार के समय में ही और उसके बाद ही आर्बिट्रेशन में गया है मामला। ऑन फ्राइडे मिस सीतारमन सेड द गवर्नमेंट वाज वेटिंग फॉर दोज केसेस टू रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन। फ्राइडे को मिस सीतारमन ने कहा कि सरकार ये इंतजार कर रही थी कि वो जो केस चल रहे थे आर्बिट्रेशन के वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाए। कहने का मतलब ये कि अपील प्रक्रिया भी एक लॉजिकल कंक्लूजन का पार्ट है। नाउ दैट दे हैव, द बीजेपी इज फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट। अब चूंकि वो अपने लॉजिकल परिणाम पे पहुंच गए हैं, बीजेपी अपना अपने कमिटमेंट को पूरा कर रही है। दैट इट डज नॉट बिलीव इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, कि बीजेपी अपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में विश्वास नहीं करती। इफ दैट वर इंडीड द केस, अगर वही मामला होता, the government could have introduced these changes in the budget instead of wasting more legal resources on filing appeals। तो सरकार को ये हो सकता था कि सरकार ये कर सकती थी कि वो ये चेंजेस वो बजट में ले आती, क्योंकि बजट तो दिसंबर 2020 के बाद ही आया है, बजाय इसके कि वो और भी ज़्यादा लीगल साधनों को वेस्ट करती अपील वगैरह फाइल करने में। It is quite clear the U-turn has been prompted by Kane Energy's relentless pursuit to enforce the arbitration award। ये बात काफी क्लियर है कि ये जो यू टर्न हो रहा है सरकार का, इसको केन एनर्जी ने जो रिलेंटलेसली परस्यू किया है, बिना बिना हल्का किए हुए पूरा जोर दे के जो परस्यू कर रहा है केन एनर्जी, कि आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन आया है, जो अवार्ड आया है, उसको एनफोर्स किया जाए, उसके द्वारा ही ये यू टर्न प्रॉम्प्ट हुआ है। दैट इट हैज sought to get Air India labeled as the government's alter ego, creating fresh doubts for the airline's potential buyers, and a French court has permitted it to freeze Indian assets in Paris, must be significant triggers कि इन्होंने ये कोशिश की है, यानी कैन एनर्जी ने ये कोशिश की है कि एयर इंडिया को पर ये लेबल लगा दिया जाए कि वो सरकार ही है, सरकार का ही की आत्मा ही है, यानी एयर इंडिया और सरकार में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से ये लेबल लगाने की कोशिश केन एनर्जी कर रहा है, जिससे कि अगर एयर इंडिया सरकार है तो एयर इंडिया सरकार ने वो टैक्स ले लिया है कैन एनर्जी से और सरकार वापस नहीं कर रही है, तो एयर इंडिया के एसेट को फ्रीज कर दिया जाए, जिससे कि तब तक सरकार उनका पैसा वापस नहीं करती है। और इससे क्या हुआ है, जैसे वो कोशिश कर रहा है लेबल लगवाने की कि एयर इंडिया ही सरकार है, इससे फ्रेश डाउट क्रिएट हो गए हैं एयरलाइन के आगे। जो खरीदार है, क्योंकि भारत एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा है डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो एयरलाइन के जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके मन में फ्रेश डाउट क्रिएट हो गए हैं कि भाई इसके एसेट अगर फ्रीज हो गए तो हम इसको बेचेंगे कैसे, बेच ही नहीं पाएंगे और या रेट ही नहीं मिलेगा हमको, खत्म मामला हमारा ढीला पड़ जाएगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट का मामला है एयर इंडिया के। और एक फ्रेंच कोर्ट ने भी परमिट कर दिया है कि वो इंडियन एसेट्स को फ्रीज कर देगा पेरिस में। और ये जरूर ये दोनों जो डिसीजंस हैं कि कैन एनर्जी की जो कोशिश है लेबल कराने की, और फ्रेंच कोर्ट ने परमिट भी कर दिया है कि इंडियन एसेट्स को पेरिस में जो भी इंडियन एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाए जब तक सरकार ये पेमेंट नहीं करती है। मस्ट बी सिग्निफिकेंट ट्रिगर, जरूर ये महत्वपूर्ण ट्रिगर होंगे। ट्रिगर मतलब ट्रिगर दबाने से गोली चलती है, तो शुरुआत होंगी। वेदर केन विल बैक डाउन फ्रॉम दोज क्लेम्स or forfeit the interest and damages as offered by the government to close the chapter will likely depend on its institutional shareholders। क्या केन अपने उन दावों से पीछे हटेगा
या जो भी इंटरेस्ट और डैमेजेस जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है उनको फॉरफिट कर देगा, यानी कि उनको छोड़ देगा इस चैप्टर को बंद करने के लिए। ये संभावना ये है कि ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसके जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। Irrespective of the outcome, global capital is unlikely to immediately forget the ad hoc approach to this critical policy issue and rush in. भले ही इसका रिजल्ट कुछ भी हो, जो विश्व का कैपिटल है वो तुरंत भूलने वाला नहीं है कि किस तरह की एड हॉक यानी टेम्पररी अप्रोच के द्वारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू को डील किया गया, और कैसे जहाँ पे जाना नीचे वहाँ रश करके गवर्नमेंट जिस तरफ बढ़ी है। कहते हैं कि फूल्स रश इन वेयर द वाइज फियर टू ट्रेड, यानी मूर्ख उस तरफ दौड़ तेज के दौड़ दौड़ के जाते हैं जहाँ पे समझदार लोग जो हैं वो डरते हैं जो वहाँ जाने में। Be it fluctuating trade tariffs or shifting GST rates and rules, India needs to demonstrate greater clarity and consistency in policy across the board to fix its broken credibility. चाहे वो ट्रेड टैरिफ के फ्लक्चुएट होने की बात हो, फ्लक्चुएट होना यानी उतार चढ़ाव आना, या जीएसटी रेट्स को शिफ्ट करने की बात हो, जीएसटी रेट्स और रूल्स को शिफ्ट करने की बात हो, बार बार चेंज करने की बात हो। भारत जो है इसके लिए ज़रूरी है कि हम और ज़्यादा क्लैरिटी को प्रदर्शित करें कि हमारे मन माइंड में क्लैरिटी है हम क्या चाहते हैं, और कंसिस्टेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करें। ये मतलब एक जैसी पॉलिसी चलाएं, बार बार बदलें ना, फ्लक्चुएट अपने ट्रेड टैरिफ्स को फ्लक्चुएट ना करें, बार बार जीएसटी रेट्स को बार बार फ्लक्चुएट या शिफ्ट ना करें। तो ये पॉलिसी में ज़्यादा क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की दिखाने की ज़रूरत है भारत को अक्रॉस द बोर्ड, यानी सारी चीज़ों में। जहाँ तक कि ट्रेड टैरिफ का सवाल है या जीएसटी रेट्स और रूल्स को शिफ्ट करने का सवाल है, टू फिक्स इट्स ब्रोकन क्रेडिबिलिटी तो अक्रॉस द बोर्ड, इनकम टैक्स में भी उनको जो भी रेट्स वगैरह हैं तो वो उसको भी वहाँ पर भी क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी होनी सफाई साफ, गवर्नमेंट का माइंड क्लियर होना चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंसी, यानी एक पॉलिसी बना ली उसी पे कई सालों तक चल रहे हैं आप। टू फिक्स इट्स ब्रोकन क्रेडिबिलिटी, जिससे कि जो सरकार की जो विश्वसनीयता ब्रेक हो गई है उसको ठीक किया जा सके, जो टूट गई है उसको मेंड किया जा सके, रिपेयर किया जा सके। नाउ सेकेंड आर्टिकल, इट्स हॉकी। एज द मेंस एंड वुमेन्स टीम एक्सेल एट द ओलंपिक्स, हॉकी इज अगेन लुकिंग अहेड। जैसे जैसे मेंस टीम और वुमेन्स टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन दे रहे हैं, उत्कृष्टता दिखा रहे हैं ओलंपिक्स में, हॉकी फिर से आगे देखने लगी है। A splendid fortnight in Tokyo has steered Indian hockey back to the limelight, tinged with an Olympic halo. एक बहुत ही बेहतरीन जो 15 दिन का समय गया है टोक्यो में, उसने भारतीय हॉकी को स्टीयर करके वापस लाइमलाइट में लेके आए हैं, चमक के अंदर लेके आए हैं, जिसमें एक ओलंपिक जो हैलो होता है, हैलो मतलब जो चेहरे के पीछे जो एक चमक हल्की सी बनी बनी रहती है, जहाँ खासतौर पर जो भगवान की तस्वीरों के पीछे एक हैलो होता है, तो उसकी लाइमलाइट में जो लाइमलाइट है वो टिंज्ड है, टिंज्ड यानी उस पर कलर है ओलंपिक हैलो का। बिफोर दिस फॉर years the sport much akin to the West Indies in cricket had only the good old days cliche to fall back upon. इसके पहले कई सालों से जो ये स्पोर्ट था यानी कि हॉकी जो था, ठीक उसी तरह से जैसे वेस्ट इंडीज में भी हुआ क्रिकेट के मामले में, उसके पास केवल पुराने दिनों की जो क्लीशे थे, यानी बार बार जो बात कही जाती है उस तरह के क्लीशे ही थे उस पर निर्भर करने के लिए, कि हमारी हॉकी जो है पहले बड़ी अच्छी हुआ करती थी, बस यही बार बार बात दोहराई जाती थी। आज की हॉकी के बारे में कोई कह नहीं पाता था क्योंकि ये कोई जीतता ही नहीं थे हॉकी मैचेस। चैंपियंस ऑफ द डिस्टेंट पास्ट बट प्लेग्ड बाय मिडलिंग रिजल्ट्स वाज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट। स्टैंडर्ड जो बात कही जाती थी, टेम्पलेट मतलब जो एक स्टैंडर्ड बात होती है जो कहीं बार बार रिपीट होती है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है कहने बोलने के लिए, क्लीशे टेम्पलेट
क्लीशे थोड़ा खराब टर्म्स में यूज होता है शब्द। टेम्पलेट शब्द ऐसा है जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, टेम्पलेट यूज कर सकते हैं किसी काम को बार बार करने के लिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, एक मानक यूज कर सकते हैं। तो पुराने पास्ट के हम चैंपियंस थे, लेकिन अब हम जो है बीच के रिजल्ट से प्लेग्ड हैं। हमें बीमारी हो गई, हमको रिजल्ट उत्कृष्टता वाला रिजल्ट ना लाके बीच का रिजल्ट लाते हैं। यही एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट था, यानी स्टैंडर्ड बात यही कही जाती थी। There was an old flicker, and the nostalgically inclined with their fond remembrance of legends such as Dhyan Chand, Mohammad Shahid, and Dhanraj Pillai would hope for a sunrise. और पुरानी एक फर्क थी, जैसे लॉ में फर्क होती है। और बड़े जो जो लोग नॉस्टैल्जिकली इंक्लाइंड हैं, यानी कि जिनका झुकाव होता है पुरानी अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करने का, वो पुरानी पुरानी अच्छी यादों को याद करके जो लेजेंड्स की यादें थी, ऐसे खिलाड़ी थे जो बड़ी कथाओं के हीरो बन गए थे, जैसे ध्यानचंद हैं, कोई मोहम्मद शाहिद हैं, या धनराज पिल्ले हैं। इनको याद कर करके जो है वो आशा करते थे कि फिर से सूरज उगेगा। It often proved to be a mirage, while cricket, football, tennis, and Formula One lured the fans. और अक्सर ये साबित होता था कि एक मिराज ही है। मिराज यानी कि जो कभी कहीं पानी आपको दिखता है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है गर्मियों में। तो ये एक फॉल्स रिफ्लेक्शन ही साबित हुआ। जबकि जबकि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और फार्मूला वन जो थे वो फैंस को आकर्षित करते रहे। That India had to wait for 41 years for its next Olympic hockey medal tells a long tale of diminishing hope. कि भारत को 41 साल इंतजार करना पड़ा अपने अगले ओलंपिक हॉकी के मेडल के लिए, ये एक लंबी कहानी कहता है हमारे घटती हुई आशा के बारे में। Thankfully, an upward graph has been finally etched due to the grit and skill sets of Manpreet Singh's men, who, despite an early 1-7 loss to Australia, held their own and winged into the semi-finals, where they ran into eventual champion Belgium. धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि ये जो ऊपर का ग्राफ है, ऊपर ज़्यादा वो ग्राफ है, आखिरी में ये खींच दिया गया है, इसको कुरेद दिया गया है, इसको अकू इसको अकूर दिया गया है। इस वजह से, क्योंकि जो मनप्रीत सिंह के आदमी हैं, उनके ग्रिट की वजह से, यानी उनके अंदर जो मजबूती है अंदरूनी, और जो उनके जो उनके कुशलताएं हैं, उनका जो सेट है कुशलताओं का, मनप्रीत के आदमियों का, उनकी उसकी वजह से ये कुरेर दिया गया है ऊपर का ग्राफ। क्योंकि इसके बावजूद कि उनको एक ऑस्ट्रेलिया से एक साथ की हार हुई थी के सामने, फिर भी वो अपना फॉर्म बनाए रखे और अपने हेल्ड देयर ओन, यानी अपनी मजबूती बनाए रखी, और वो उड़ते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए, जहाँ पे वो फाइनली आखिर में जो चैंपियन है बेल्जियम, उनके सामने जाके रन इनटू, यानी उनसे भिड़ंत हो गई उनकी। द सोल नंबिंग डिफीट वॉज क्विकली कास्ट असाइड। जो आत्मा को नम्ब कर देने वाली, आत्मा को सुन्न कर देने वाली जो हार थी, जो बेल्जियम से हुई है, वो जल्दी ही अलग रख दी गई। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से जो हार हुई थी, वो जल्दी ही अलग रख दी गई। एंड इंडिया प्रॉस्पर्ड, और भारत जो है प्रॉस्पर करने लगा और समृद्ध हो गया। टू रेस्ट द ब्रॉन्ज विद द 5-4 ट्रायम्फ अगेंस्ट जर्मनी। 5-4 का जो जीत की खुशी जर्मनी के साथ हुई है, उससे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को अपने छीन लिया। रेस्ट मतलब रेसल करके ले लिया, जैसे कि उन्होंने जैसे कुश्ती में जीत लिया, उसको दंगल से जीत लिया तो जर्मनी से। ड्यूरिंग थर्सडे थर्ड प्लेस प्ले ऑफ, जब थर्सडे का तीसरे प्लेस के लिए प्ले ऑफ हुआ, मेंटर्ड बाय कोच ग्राहम रीड, इंडिया हैड टर्न्ड अ कॉर्नर। कोच ग्राहम रीड के द्वारा मेंटरिंग जिनकी हुई है, भारत अब उसने कॉर्नर को टर्न कर दिया है, यानी उसने एक नई सड़क पकड़ ली है। एंड हॉकी वॉज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, और हॉकी सीजन का फ्लेवर था। द एंशिएंट गेम विच मेल्डेड मैजिकल wrists,
sprinting feet, sticks and speeding ball has seemingly reclaimed its Indian heart. जो ये हमारा पौराणिक गेम है जो कि जादुई रिस्क को मिला रहा था, जिस मतलब जो कलाई होती है, स्प्रिंटिंग फीट, तेज दौड़ते हुए पैरों को, स्टिक्स को और तेज दौड़ती हुई बॉल को ये आपस में मिलाता था, मेल्ट करता था। ये ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से इसने भारत के दिल को पर दावा कर दिया है। If men as diverse as Manpreet and goalkeeper P.R. Srijesh showed that India was at home in modern hockey, their female counterparts showed they are equal to the very best. अगर जो आदमी थे जो इतने विविध थे जैसे कि मनप्रीत थे और गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश हैं, उन्होंने दिखा दिया कि भारत जो था वो आधुनिक हॉकी से कंफर्टेबल था। तो उनके जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं, उनके जो दूसरे फीमेल यानी जो फीमेल टीम है हमारी इंडियन हॉकी की, उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सबसे अच्छों के बराबर है। रानी रामपाल्स यूनिट हैड ए ड्रीम रन बट ए ब्रॉन्ज वाज मिस्ड बाय विस्कर। रानी रामपाल की जो यूनिट थी यानी हॉकी जो टीम थी, उनका ड्रीम रन हुआ, स्वप्न की तरह वो दौड़े और लेकिन ब्रॉन्ज को एक हल्के से विस्कर से, हल्के से फूक से मिस कर दिया। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट fourth place results in Indian sporting history and on a par with where Mr. Milkha Singh and PT Usha finished in their respective 400-meter and 400-meter hurdles finals during the 1960 Rome and 1984 Los Angeles Games. ये एट पार है, उसके बराबर है। ये चौथे प्लेस के रिजल्ट के लिए महानतम रिजल्ट है चौथी प्लेस का भारत की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। और ये मिल्खा सिंह और पीटी उषा ने जिस तरह से फिनिश किया था 400 मीटर 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल्स में 1960 के रोम में या 1984 के लॉस एंजलिस में, क्रमशः क्रमशः शब्द यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये बात आ रही कि पीटी उषा ने जो है 1984 में ऐसा किया था, चौथी प्लेस मिल्खा सिंह के द्वारा 1960 के रोम में किया गया। तो जो उनकी उपलब्धि थी उसके बिल्कुल पार पे है, उसके बराबर की उपलब्धि ये जो भारत की विमेन हॉकी टीम है उन्होंने प्राप्त किए चौथे प्लेस के रिजल्ट। If the men revived an old romance with hockey, the women stole hearts with a riveting performance. अगर आदमियों ने पुनर्जीवित कर दिया भारत का जो पुराना रोमांच था हॉकी के साथ, तो जो औरतें हैं उन्होंने भी दिलों को जीत लिया। एक ऐसी प्रदर्शन के द्वारा जो रिवेट कर देने वाली थी, एकदम फिक्स कर देने वाली परफॉर्मेंस थी, आदमी देख के एकदम एक जगह बैठा रहे, हिले ना। A semi-final berth followed by a 3-4 loss to Great Britain during Friday's third-place playoff left the nation with a lump in its throat as the women gave it their all on the count. जो सेमीफाइनल की उनको जगह मिली थी और उसके बाद उनका जो 3-4 से लॉस हुआ ग्रेट ब्रिटेन के सामने, जब फ्राइडे का थर्ड प्लेस के लिए खेल किया गया, तो ये जो लॉस था इसने भारत देश के थ्रोट में यानी गले में एक लंप छोड़ दिया। जैसे जब आपको रोना आ रहा होता है और आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके गले के अंदर एक लंप छूट जाता है। जैसे कि ये विमेन हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व जो है दे दिया ग्राउंड पे, यानी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश ग्राउंड पे कर डाली इसको जीतने के लिए। रानी गोलकीपर सविता पूनिया, सलीमा टेटे एंड अदर स्टार्स showed that India has its heroes on either side of the gender divide. रानी ने और जो गोलकीपर सविता पूनिया है और सलीमा टेटे, इन्होंने और दूसरे स्टार्स ने ये दिखा दिया कि भारत के पास जेंडर डिवाइड के दोनों तरफ हीरोज हैं, यानी जहाँ हमारे पास मेन में हीरो हैं तो हमारे विमेन में भी हीरोइंस हैं। टू बैटल पास्ट स्टीरियोटाइप्स, मिसोजिनी, पॉवर्टी एंड कास्टिस्ट बाउंड्रीज डिमांड्स अ बिगर हार्ट। स्टीरियोटाइप्स के पार जाके युद्ध करके स्टीरियोटाइप्स के पार जाना। स्टीरियोटाइप ये होता है कि
आदमी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं औरतों से, ये एक स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में रहती है बात। उस उससे युद्ध करके पार जाना, औरतों के खिलाफ जो हेट्रेड होती है, मिसोजिनी, उसके पार जाना, उनको नीचा समझना, उसके पार जाना, पावर्टी, गरीबी के पार जाना, और जो कास्ट की बाउंड्रीज है उनके पार जाना जो है, ये मांगता है एक और भी बड़ा दिल। द women's हॉकी टीम had it in abundance, and credit is also due to coach George Marine, who ended his tenure on a high. विमेंस की हॉकी टीम जो थी उसके पास ये बड़ा दिल काफ़ी अच्छे मात्रा में था, प्रचुर मात्रा में था। और क्रेडिट जो है उनके कोच जॉर्ज मैरियने को भी जाना चाहिए, जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है ख़त्म किया एक ऊंचाई पे। The effort put in by SAI and the sponsorship from the Odisha government played a big part too. जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो कोशिशें की थी और जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरशिप की है, उसने भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। इंडियन हॉकी हैज़ फाउंड इट्स फीट। भारत हॉकी को अपने पैर मिल गए हैं, एंड दिस इज अ रिडेम्पशन सॉन्ग ऑफ इट्स फाइनेस्ट काइंड। और ये जो है, ये सबसे अच्छा रिडेम्पशन यानी एक सेटिस्फैक्शन का, एक संतुष्टि का ये गाना है, सबसे अच्छा गाना है कि भारतीय हॉकी को अपने पैर वापस मिल गए हैं।